हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी साथी हरियाणा से जेबीटी का डीएलएड एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हमने पेपर कोड 106 यानी कि जितने भी साथी के जो 106 पेपर कोड है उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन की प्रवीणता और अध्यापन, उन सभी के जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं चुन चुन कर लेकर के आ गया हूं, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस क्लास को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इस क्लास में हमने सारे सेक्शन को कवर किए हैं। आपको जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 8 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लाया हूं। तो बस एक ही वीडियोस को देख करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन क्या है उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांस है। पहला क्वेश्चन है, प्रवाह चार्ट किसे कहते हैं। क्या है तो प्रवाह चार्ट किसे कहते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चों भी क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश में आंसर भी दिखाते रहूँगा। चलते हैं, आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। प्रवाह चार्ट एक आरेख है जिसमें किसी कार्य या समस्या को हल करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया प्रतीकों और तीरों द्वारा दर्शाई जाती है। यह कठिन प्रक्रियाओं को सरलता से समझाने का साधन है। क्या है तो सरलता से समझाने का साधन है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जब कोई खाली स्थान होता है, उस स्थान पे हमें बिल्डिंग बनाना होता है, तो हमें क्या होता है, सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। यानी कि हम उसको बताते हैं कि यहाँ पे हमको 4 रूम बनाने हैं, 2 बाथरूम बनाने हैं, 2 लेटरिन बनाने हैं। तो वो क्या करता है, एक चार्ट के अनुसार सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो चार्ट के अनुसार क्या करते हैं, उस नक्शे को प्रदर्शित करके वो क्या हमको बताते हैं। यानी कि चार्ट का इसका उपयोग करके हमको सरलतापूर्वक समझाते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रवाह चार्ट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र से क्या अभिप्राय है। यानी कि प्राकृतिक मानचित्र है उससे क्या अभिप्राय है, उसके बारे में कह रहे हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है, प्राकृतिक मानचित्र में पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं और जैसे पर्वत, नदियां, मैदान, झीलें, समुद्र और मरुस्थल दर्शाए जाते हैं। इसका उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना को स्पष्ट रूप से दिखाना है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्राकृतिक को हम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। जैसे क्या हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, मानचित्र के द्वारा दिखाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि धरती कौन सी प्राकृतिक चीज़ें कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, यही सब मानचित्र के द्वारा हम सिखाते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मापक को परिभाषित कीजिए। यानी कि मापक क्या है उसको परिभाषित कीजिए, उसके बारे में लिखना है। तो मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी और वास्तविक धरातल की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। यह मानचित्र का आवश्यक तत्व है जिससे बड़े क्षेत्रों को छोटे चित्र में सही अनुपात में दिखाया जाता है। क्या होता है, बड़े चित्र को छोटे अनुपात में दिखाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू के समझ लीजिए। नक्शे में क्या है, तो मान लो कि नक्शे पर 2 शहरों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितना है तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन असली ज़मीन पर जो है ना 200 किलोमीटर है। तो नक्शे पर दिखाई गई दूरी और असली दूरी में अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, पहले जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इंग्लिश में आपको इस तरह लिखने हैं, इस तरह आपको अच्छे तरीके से लिख देने हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण होते हैं। यानी कि मानव शरीर में जो है विटामिन डी की जो कमी है उससे क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिसमें बच्चों में रिकेटस रोग और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। थकान, मांसपेशियों में दर्द और दांतों का कमज़ोर होना इसके मुख्य लक्षण हैं। विटामिन डी क्या है, तो विटामिन डी धूप से के ज़रिए हम ग्रहण कर सकते हैं। विटामिन डी की ज़्यादातर कमी ठंडियों के मौसम में होता है। जैसे आप लोगों को ठंडी में क्या होती है, धूप कम मिलती है, इस वजह से विटामिन डी ठंडियों में ज़्यादा होती है, यानी कि कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जब ठंडे में क्या होते हैं, जब धूप आते हैं तो सारे लोग धूप लगाते हैं। क्यों, ताकि विटामिन डी हमारे शरीर में बने रहे। ठीक है, तो ठंडी में अक्सर आप लोग को देखिएगा कि ठंडी में जब धूप आते हैं तो सभी लोग
धूप को क्या करते हैं, सेकते रहते हैं, यानी कि विटामिन डी लेते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आसूत जल किसे कहते हैं। आसूत जल जो है ना, उसे हम किसे कहते हैं उसको समझना है। आसूत जल वह शुद्ध जल है जो आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें घुले हुए लक्षण और अशुद्धियों नहीं होती। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं, औषधियों और बैक्टीरिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? बैक्टीरिया में किया जाता है। यानी कि आसूत जल वह जल होता है जो पानी में नमक को और गंदगी को क्या किया जाता है, बिल्कुल नहीं आने देता है। यानी कि यह पानी खास मशीन से के द्वारा आश्वासन प्रक्रिया के द्वारा उसे सफाई किया जाता है। यानी कि इसे दवाई बनाने में, बैटरी और प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तरल पेट्रोलियम गैस के बारे में संक्षेप में लिखिए। यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस के बारे में संक्षेप में लिखने को कह रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे। उत्तर को देख लेते हैं कि तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस से मिलकर बनी होती है। यह स्वच्छ ईंधन के है, क्या है, ईंधन है जो बिना धुआं और राख के जलती है। इसका प्रयोग घरेलू, रसोई, उद्योगी और वाहनों में किया जाता है। क्या किया जाता है? एलपीजी का उपयोग हम लोग देखते हैं कि घरेलू रसोई में खाना बनाने के तौर पर किया जाता है। इससे होता क्या है कि यहाँ पे धुआं नहीं करती। यानी कि ईंधन जो एलपीजी गैस होते हैं वो क्या करती है, धुआं नहीं करती है और अच्छे तरीके से साफ सुथरे से जलती रहती है। इसलिए इसे रसोई, उद्योग में और गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको? तो एलपीजी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। समुच्चय रेखाएं किसे कहते हैं? यानी कि समुच्चय रेखाएं उसको हम किसे कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। उत्तर को हम देखेंगे कि मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहलाती है। इसके द्वारा किसी स्थान का ऊंचाई, नीचाई का स्वरूप और ढाल समझी जा सकती है। इस तरह आपको लिखने हैं। यानी कि इसमें हमें पता चलता है कि जमीन की जो समतल है या ढलान है, इस तरह हमको किससे, तो समुच्चय रेखाओं से पता चलता है। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है परिवार किसे कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं उसको समझना है। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन और अन्य संबंधी रहते हैं। यह व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होते हैं। चलते हैं अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं आप इस तरह लिख सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 9वें नंबर प्रश्न है कि ग्राफ चार्ट क्या होता है। यानी कि ग्राफ चार्ट है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ग्राफ चार्ट आंकड़ों को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने का साधन है। इसमें रेखा, स्तंभ या चित्रों के माध्यम से जानकारी को सरल और स्पष्ट बनाया जाता है। किससे? तो ग्राफ चार्ट से। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न क्या है, इकाई विधि किसे कहते हैं। यानी कि इकाई विधि है उसे हम किसे कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। तो इकाई विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें विषय को छोटे छोटे खंडों या इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। प्रत्येक इकाई को पूर्ण रूप से समझाने के बाद अगली इकाई शुरू की जाती है। ठीक है, इस तरह आपको लिखने हैं। यानी कि पहला एक भाग पूरा क्या सिखाया जाता है, फिर अलग। यानी कि इसमें हम इकाई विधि पार्ट बाय पार्ट हम सिखाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निरीक्षण विधि क्या है। यानी कि निरीक्षण जो विधि है वो क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उत्तर है कि निरीक्षण विधि वह है जिसमें शोधकर्ता या शिक्षक किसी घटना, वस्तु या व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखकर जानकारी एकत्र करता है। शिक्षा में इसका प्रयोग छात्रों के व्यवहार और आदतों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसमें? तो निरीक्षण विधि में। निरीक्षण विधि से यह पता चलता है कि हम लोग मान लो कि एक शिक्षक है, वह शिक्षक जो है बच्चों को ध्यान लगाकर क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है। यानी कि चुपचाप वो देख ही रहा है
उसको क्या कर रहा है, वह निरीक्षण कर रहा है, यानी कि चुपचाप उसको निरीक्षण कर रहा है, जिसमें बिना पूछे केवल देखकर जानकारी ली जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं जो हमने कहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन इससे पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में इस तरह लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि आत्मसातकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि आत्मसातकरण है उससे क्या तात्पर्य है, उसके बारे में लिखना है। उत्तर की तरफ चल लेते हैं कि आत्मसातकरण का अर्थ है बाहरी वातावरण से प्राप्त अनुभव और ज्ञान को अपनी सोच में समाहित कर लेना। यह सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें नया ज्ञान पुरानी धारणाओं से जुड़कर अस्थायी हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे एक ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट तो इतने प्रचलित नहीं है, हर जगह नहीं मिलता है। जैसे आम, केला, संतरा सब मिलता रहता है, ड्रैगन फ्रूट बहुत ही कम जगह मिलते रहते हैं। लेकिन ड्रैगन फ्रूट जो खाए होंगे और जो आम खाएंगे तो फल की श्रेणी में जोड़ लेते हैं, यानी कि जैसे ड्रैगन फ्रूट खाए, नए हम ड्रैगन फ्रूट तो नए फल है ना, और उस फल को हम खाते हैं तो कहते हैं ये तो इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है वो किस तरह है, उसका संतरा की तरह है, आम की तरह। यानी कि हम क्या करते हैं, जो पुराने फल जो होते हैं और जो नए फल खाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि मानव शरीर में जो है ना आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में कह रहे हैं। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि असामान्य रूप से फूल जाती है, जिसमें घेंगा रोग कहते हैं। इसमें मानसिक विकास एक रुक जाता है, बच्चों में बौद्धिक कमजोरी भी आ जाती है। क्या होती है, बच्चों में बौद्धिक कमजोरी आ जाती है। जैसे आप लोगों को देखते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मोटर में जब तेल न डालेंगे तो क्या हो जाती है, तो खराब हो जाती है। तो वैसे ही क्या होती है, शरीर में जब आयोडीन न मिले तो दिमाग और शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन बच्चों को लग रहा है कि छोटा आंसर है तो आप लोग उससे थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, जिन बच्चों को लग रहा है कि 50 वर्ड में नहीं, तो आप लोग उस तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना ज़रूर कर लिया कीजिए। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया है तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा आप लॉन्ग कर लीजिए। ठीक है ना, तो 14 नंबर के प्रश्न है कि कठोर जल क्या होता है, यानी कि कठोर जल है वो क्या होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं कठोर जल कहलाता है। यह साबुन के बाद साथ झाग नहीं बनता और घरेलू उपयोग में कठिनाई पैदा करता है। क्या करता है, कठिनाई पैदा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 15 नंबर के प्रश्न है कि पाई चार्ट क्या है। तो पाई चार्ट एक वृत्ताकार आरेख है जिसमें आंकड़ों को प्रतिशत के आधार पर खंडों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक खंड किसी विशेष मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर के प्रश्न है कि अवलोकन विधि से क्या तात्पर्य है, यानी कि अवलोकन जो विधि है उससे क्या तात्पर्य है उसको समझने हैं। तो अवलोकन विधि में क्या होता है, छात्र या शोधकर्ता किसी वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष देखकर जानकारी प्राप्त करता है। यह विधि शिक्षा और अनुसंधान में बहुत क्या होता है, उपयोगी है। क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 17 नंबर के प्रश्न है कि परिवार के प्रकार बताइए, यानी कि परिवार जो होता है उसके जो प्रकार है उसके बारे में बताना है। तो परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक होता है एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। क्या होता है, जिसमें पति होते हैं, पत्नी होता है और उनके जो बेटा बेटे होते हैं वो होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार जिसमें दादा होते हैं, दादी होते हैं, माता होता है, पिता होता है, भाई होता है, बहन होता है आदि सभी साथ रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, विचार विमर्श विधि की एक विशेषता लिखे, यानी कि विचार विमर्श की जो विधि है उसकी एक विशेषता क्या है उसको लिखना है।
उत्तर की तरफ चलते हैं। विचार विमर्श विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सामूहिक चर्चा से समस्या का समाधान निकलता है। यह छात्रों में तर्क शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 19 नंबर के प्रश्न है कि भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि भोजन में जो पाए जाने वाले जो प्रमुख पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखने हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं कि भोजन में प्रमुख पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण और जल। ये सभी शरीर को ऊर्जा वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, वैसे ही शरीर बनाने के लिए हमें क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न क्या है? 20 नंबर के प्रश्न है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है ना वो कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखने हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, चना, मटर, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस और मछली। यह शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों के निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। क्या होता है? तो सहायक होता है। ठीक है ना। यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न है शिक्षा का अर्थ बताएं, यानी कि शिक्षा का जो अर्थ है उसको बताने को कह रहे हैं। उत्तर है कि जिस व्यक्ति कि संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, यह केवल पढ़ना लिखना सीखने तक सीमित नहीं है बल्कि सोचने, समझने, निर्णय लेने और सामाजिक जीवन जीने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा से व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बनता है और समाज में समानता, सहयोग तथा प्रगति की भावना उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो उत्पन्न होती है। चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आंसर देना चाहते हैं उसके लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर के जो प्रश्न है कि पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में लिखना है। उत्तर की तरफ चलते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यालय में दी जाने वाली सभी शैक्षिक गतिविधियों का समूह है। इसमें विषय सामग्री, खेलकूद, शैक्षिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, नैतिक शिक्षा शामिल होती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक विकास करना ताकि वे जीवन में सफल और जिम्मेदार बन सके। इस तरह आपको लिखने। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं इस तरह आपको लिखने इंग्लिश वाले बच्चे। 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि अनुशासन का महत्व बताएं, यानी कि अनुशासन का जो महत्व है उसको बताना है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर क्या है? तो अनुशासन जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाता है। विद्यालय में अनुशासन छात्रों को समय पालन, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी का भाव सिखाता है। अनुशासन से कक्षा का वातावरण शांत और सीखने योग्य बनता है। इसके बिना शिक्षा अव्यवस्थित और अधूरी रह जाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं इस तरह आपको लिख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर के प्रश्न है कि शैक्षिक गतिविधियां क्या है, यानी कि उसके बारे में लिखना है। शैक्षिक गतिविधियां के बारे में। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? तो पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल, वाद विवाद, नाटक, चित्रकला, संगीत और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियां शैक्षिक गतिविधियां कहलाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आपको इस तरह लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर के प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे हम CCE कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या है उसके बारे में लिखने हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं कि CCE छात्रों की प्रगति का निरंतर और समग्र मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इसमें केवल परीक्षा के अंक ही नहीं बल्कि शैक्षिक गतिविधियां, व्यवहार, भागीदारी और रचनात्मकता भी शामिल की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्या होता है? बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसको करने होते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है वो जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। 26 नंबर के प्रश्न शिक्षण की परिभाषा क्या है? तो शिक्षण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है कि शिक्षण
शिक्षक और छात्र के बीच संवाद की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है और छात्र सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है। शिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करना है। इस तरह आपको लिखने हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं, 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षक के गुण लिखिए, यानी कि शिक्षक के जो गुण हैं उनको लिखने को कह रहे हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं कि एक अच्छे शिक्षक में धैर्य, ईमानदारी, विषय ज्ञान और प्रेरणादायी व्यक्तित्व होना चाहिए। वह छात्रों को न केवल पढ़ाता है बल्कि जीवन के लिए तैयार करता है। शिक्षक का आदर्श आचरण छात्रों के चरित्र निर्माण में मदद करता है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा देता है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षा में खेलकूद का महत्व लिखिए, यानी कि शिक्षा में जो है ना खेलकूद का जो महत्व है वो क्या है, वो लिखने को कह रहे हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं कि खेल कूद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। यह विद्यार्थियों को अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क का महत्व सिखाते हैं। खेल तनाव को कम करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। शिक्षा और खेलकूद मिलकर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। क्या करता है? शिक्षा और खेलकूद बच्चों के क्या करता है? सर्वांगीण विकास करता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। इस तरह आपको लिखने हैं इंग्लिश वाले बच्चे। चलते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर के प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता लिखिए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो विशेषताएं है उनके बारे में लिखने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने और समान अवसर देने पर जोर दिया। इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उन्मुख शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इस तरह आपको लिखने हैं। यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 30 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। शिक्षा का समाज पर प्रभाव बताइए, यानी कि शिक्षा पर जो समाज का प्रभाव है वो क्या है उसके बारे में लिखने हैं। शिक्षा समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाती है। यह अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करती है। यह समानता, न्याय व भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। शिक्षा से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। सेक्शन बी की को देखेंगे जो कि आप लोगों को 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 100 वर्ड में लिखने होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न स्टडी चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और आने वाले जो सेकेंड होंगे उनके भी क्लास यहीं यूट्यूब चैनल पे होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अपने सभी भाइयों के पास भी शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? इसके निर्माण में किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कह रहे हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। चलते हैं उत्तर की तरफ। पाठ्यक्रम शिक्षा की वह संपूर्ण योजना है जिसमें छात्रों को दिए जाने वाले विषय, गतिविधियां और अनुभव सम्मिलित होते हैं। यह केवल पुस्तक तक सीमित नहीं होता बल्कि खेलकूद, शैक्षिक कार्य, नैतिक शिक्षा और सामाजिक अनुभव भी इसमें शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में कई सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह बालक केंद्रित होना चाहिए ताकि छात्र की रुचि और क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो। स्थानीय आवश्यकता और परिवेश को ध्यान में रखा जाए। तीसरा है विषय वस्तु व्यवहारिक और जीवन उपयोगी हो। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ा जाए। इस तरह आपको लिखने हैं। 5वां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम लचीला हो ताकि बदलते समय के साथ उसमें सुधार किया जा सके। सही पाठ्यक्रम से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है?
पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसकी आवश्यकता और महत्व बताइए। उत्तर की तरफ चलते हैं कि पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय छात्रों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति ज्ञान, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार का विकास करना। आज के समय में जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ रही है, तब पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। छात्रों को संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, ऊर्जा संचय की आदतें सिखाती है। इसका महत्व यह है कि इससे भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण पा सकती है। विद्यार्थी स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से छात्र व्यवहारिक गतिविधियां जैसे सफाई अभियान, पौधारोपण और जल संरक्षण सीखते हैं। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा खेल ज्ञान नहीं देती। क्या है? इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की ओर प्रेरित करती है। क्या करती है? जीवन शैली की ओर प्रेरित करती है। बच्चों को पेड़ लगाना सिखाना चाहिए, बच्चों को पानी किस तरह बचाया जाए, किस तरह उपयोग करना चाहिए पानी को, इस सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। गंदगी को कम फैलाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को ज्ञान देना है, नॉलेज देने हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। इस तरह आप अच्छे तरीके से लिख दे, आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह आपको लिख देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे नंबर के जो प्रश्न है वो क्या है? तीसरे नंबर के प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की उत्तम पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो उत्तम मुख्य पुस्तक की जो मुख्य विशेषता है उसको लिखने हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? एक अच्छी पाठ्यक्रम अध्ययन यानी कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कई विशेषताएं होनी चाहिए। पहला होता है कि भाषा सरल, स्पष्ट और बच्चों की समझ के अनुरूप हो। इसमें चित्र, मानचित्र, तालिका और गतिविधियां सम्मिलित हो ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। तीसरा है विषय वस्तु वैज्ञानिक सत्य और अद्यतन होनी चाहिए जिससे छात्रों को सही जानकारी मिल सके। चौथा है पुस्तक में स्थानीय परिवेश और वैश्विक दृष्टिकोण यानी कि दोनों का संतुलन हो। पांचवा है यह बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना जगाए। छठा है पुस्तक रोचक और बच्चों को आत्म अध्ययन के लिए प्रेरित करे। सातवां है इसमें अभ्यास, प्रश्न और परियोजना कार्य दिए जाएं ताकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो व्यवहारिक बने। क्या हो? तो व्यवहारिक बने। इस प्रकार एक उत्तम ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करता है। क्या करता है? ज्ञान को विकसित करता है। यानी कि बच्चों को क्या कह रहे, पर्यावरण जो बुक होते हैं उसमें बहुत ही सरल शब्द होना चाहिए जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो सके, और कठिन जो शब्द होते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। और जो ईवीएस के जो बुक होते हैं उसमें ज़्यादा चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है ताकि बच्चे आसानी तरीके से सीख सके। यही सब कहा गया है। आप लोग को जब सरल शब्द होंगे तो बच्चे बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे, और जो फिगर हो जाए, जो चित्र जब दिखेंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसी तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चौथे नंबर के प्रश्न है ज्ञानात्मक विकास क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ज्ञानात्मक जो विकास है वो क्या है, इसे प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको व्याख्या करने को कह रहे हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की सोचने, समझने, याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास। यह विकास जन्म से शुरू होकर पूरे जीवन चलता है। इसे प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। इसे पहला है अनुवांशिकता, यह बुद्धि और स्मृति जैसी क्षमताओं को प्रभावित करती है। दूसरा है पर्यावरण, परिवार, समाज और विद्यालय बच्चों की सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तीसरा है शिक्षा, यानी कि उपयुक्त शिक्षा से बच्चे की बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। चौथा है स्वास्थ्य अच्छा, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। पांचवा है अनुभव, जो कि नए नए अनुभव बच्चे को बेहतर
समझ और निर्णय की क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ज्ञानात्मक विकास बहुआयामी और व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन करना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। यह प्रश्न है, ठीक है ना। चलते हैं अब उत्तर को देख लेते हैं जो हिंदी वाले बच्चों को लिखने हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास अकेले नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के बीच होता है। उनके अनुसार भाषा, परिवार और समाज बच्चे के सोचने और सीखने की प्रक्रिया को आकार देते हैं। उन्होंने निकट विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेपीटी बोलते हैं, की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार बच्चा किसी कठिन कार्य को योग्य साथी या वयस्क की मदद से सीख सकता है। इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षक या साथी पहले सहयोग देते हैं और धीरे धीरे छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के योग्य बनाते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों को समझने और पढ़ाने के लिए उनके सामाजिक सहयोग और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस तरह आपको लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। चलते हैं अब 6ठे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में पाठ्य पुस्तकों की दशा सुधारने के लिए उचित सुझाव दीजिए, यानी कि भारत में जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो दशा है उसको सुधारने के लिए उचित सुझाव दीजिए। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर है कि भारत में पाठ्य पुस्तकें शिक्षा का प्रमुख साधन है, लेकिन इसमें कई कमियां पाई जाती है, जैसे जटिल भाषा, त्रुटियां और अध्ययन जानकारी का अभाव। इनको सुधारने के लिए कुछ सुझाव आवश्यक है। पहला है, पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और छात्रों की समझने के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है, विषय वस्तु अद्यतन, यानी कि त्रुटिहीन और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो। तीसरा है, चित्र, यानी कि मानचित्र और तालिकाओं का उपयुक्त प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। चौथा है, पाठ्य पुस्तकों में नैतिक मूल्य और जीवनोपयोगी ज्ञान को स्थान मिले। पांचवा है, पुस्तकें विशेषज्ञों, शिक्षकों और बाल मनोवैज्ञानिकों की परामर्श से तैयार की जाए। छठा है, स्थानीय संस्कृति और वातावरण को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार यदि पुस्तकों को अधिक रोचक, सटीक और जीवन उपयोगी बनाया जाए तो शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। क्या होगी? तो अधिक प्रभावी होगी। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 7वें नंबर प्रश्न है कि एक अच्छे मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी कि एक अच्छे जो मूल्यांकन होते हैं उनकी जो मुख्य विशेषताएं है उसको लिखने हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है। एक अच्छे मूल्यांकन में कुछ विशेषताएं आवश्यक है। पहला है, यह निष्पक्ष और उद्देश्य परक होना चाहिए ताकि छात्रों का सही आकलन हो सके। दूसरा है, यह केवल परीक्षा तक सीमित न होकर सतत और समग्र होना चाहिए। तीसरा है, इसमें लिखित, मौखिक, प्रोजेक्ट, अवलोकन और शैक्षिक गतिविधियां भी सम्मिलित हो। चौथा नंबर है कि मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियां का पता चलना चाहिए। क्या होता है? बच्चों को कमजोरियों का पता चलना चाहिए ताकि उन्हें सुधार का अवसर मिल सके। पांचवा है, यह केवल अंक देने की प्रक्रिया न होकर सीखने और सिखाने में सुधार का साधन बने। छठा है, मूल्यांकन छात्रों की संपूर्ण व्यक्तित्व, रचनात्मकता और व्यवहार का भी आकलन करे। इस प्रकार एक अच्छा मूल्यांकन शिक्षा को प्रभावी और जीवन उपयोगी बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कैसे लिखने हैं वो देख लीजिए। आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? योजना पद्धति के सोपानों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में लिखने हैं।
चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? तो योजना पद्धति शिक्षक की एक सक्रिय विधि है जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर कार्य कराया जाता है। इसके मुख्य सोपान है। पहला है समस्या का चयन, यानी कि छात्र और शिक्षक मिलकर ऐसी समस्या चुनते हैं जो जीवन से संबंधित हो। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है योजना बनाना, यानी कि समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। तीसरा है कार्यान्वयन, ठीक है ना, कार्यान्वयन, छात्र समूह बनाकर योजना के अनुसार कार्य करते हैं। चौथा प्रश्न है परिणाम प्रस्तुत करना, यानी कि प्राप्त निष्कर्ष या उत्पाद को प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा पॉइंट है मूल्यांकन, यानी कि पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करके सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। इस विधि से छात्रों में सहयोग, आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि 9वें नंबर के प्रश्न है। 9वें नंबर के प्रश्न है कि सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यानी कि सर्वेक्षण जो है वो उसे किसे कहते हैं, इसके जो उद्देश्य है उसके बारे में वर्णन करना है। उत्तर की तरफ देखते हैं कि सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से किसी विषय या समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें प्रभावशाली साक्षात्कार और अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है किसी समस्या की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है योजनाओं और नीतियों के निर्माण हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। तीसरा है समाज की आवश्यकता और प्रकृतियों को समझना। चौथा है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करना। पांचवा है प्रशासन और शोध कार्यों के लिए आधार तैयार करना। सर्वेक्षण का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धियां, उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को जानने के लिए किया जाता है। इस प्रकार सर्वेक्षण समाज की स्थिति को समझने और सुधारने का प्रभावी साधन है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। दस नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि बच्चों के विचारों को समझने के लिए औजबेल के सार्थक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उत्तर की तरफ देखेंगे कि औजबेल के अनुसार अधिगम तभी सार्थक होता है जब नया ज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। केवल रटने से प्राप्त ज्ञान अस्थायी नहीं होता। सार्थक अधिगम में शिक्षक नई जानकारी को छात्रों की पुरानी धारणाओं, अनुभवों और उदाहरणों से जोड़ता है। इससे सीखने की प्रक्रिया रोचक और गहरी हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करे और उसी के आधार पर नई अवधारणाएं प्रस्तुत करे। उदाहरण, आरेख, मानचित्र और वास्तविक जीवन की घटनाओं का प्रयोग सार्थक अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। इस तरह छात्र सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं और वास्तविक जीवन में उनका उपयोग कर पाते हैं। यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता बताएं, यानी कि एक अच्छे जो प्रश्न है उसकी विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में लिखने हैं। उत्तर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अच्छे प्रश्न की आवश्यकता होती है। एक अच्छे प्रश्न की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है यह छात्रों की आयु, स्तर और समझ के अनुरूप हो। दूसरा पॉइंट है प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त और सरल भाषा में हो। तीसरा पॉइंट है यह छात्रों को सोचने, विश्लेषण करने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करे। चौथा है प्रश्न छात्रों के अनुभव और दैनिक जीवन से जुड़े हो ताकि वे आसानी से संबंध बना सके। पांचवा पॉइंट है यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे। छठा प्रश्न नए विचार और जिज्ञासा को उत्पन्न करे। सातवां पॉइंट है एक अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाता है और शिक्षक छात्र संवाद को प्रोत्साहित
करता है। इस प्रकार अच्छे प्रश्न केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते बल्कि छात्रों की रचनात्मकता और समझ को भी विकसित करते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जब कर लीजिएगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से नंबर दिए जाएंगे। 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर के प्रश्न क्या है। पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, यानी कि पर्यावरण जो जागरूकता है उसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है, उसके बारे में कह रहे हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। आज मानव निर्मित गतिविधियों के कारण पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण, जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं गंभीर रूप से ले चुकी है। इनसे निपटने के लिए पर्यावरण जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता से लोग प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझते हैं और उन्हें संरक्षण के लिए कदम उठाते हैं। यह स्वच्छता, वृक्षारोपण, ऊर्जा बचत और पुनर्चक्रण जैसी आदतों को बढ़ावा देती है। विद्यालय स्तर पर छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देकर उनमें जिम्मेदार और संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यदि समाज पर्यावरण के प्रति सचेत होगा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, जल और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रकार पर्यावरण जागरूकता सतत विकास और मानव अस्तित्व के लिए क्या है तो ये अनिवार्य है। चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि बच्चों के विचारों के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का महत्व लिखिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, महत्व लिखिए या स्पष्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इस तरह रहेंगे। उत्तर की तरफ देख लेते हैं। उत्तर क्या है। बच्चों का बौद्धिक और भावनात्मक विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम से बच्चों को शारीरिक संरचना, बुद्धि, प्रतिभा और कुछ मानसिक क्षमताएं प्राप्त होती है, लेकिन इन क्षमताओं का विकास और दिशा पर्यावरण पर आधारित होती है। पर्यावरण, विद्यालय, मित्र और समाज बच्चों के विचारों का आकार देते हैं। अच्छा वातावरण सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जबकि नकारात्मक वातावरण बच्चों को गलत दिशा में ले जा सकता है। शिक्षक और अभिभावक का सहयोग बच्चों के विचारों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम आधार देता है और पर्यावरण उस आधार को निखारता है और विकसित करता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आप जब लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से अच्छे पूरे नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर के प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनों का वर्णन कीजिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रमुख कानून जो बनाए गए हैं उनके बारे में वर्णन करना है। उत्तर की तरफ देखेंगे। उत्तर क्या है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि पहला पॉइंट है कि 1986 इसने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन को कानूनी आधार दिया है। किसका आधार दिया है तो कानूनी आधार दिया है। दूसरा पॉइंट है कि वायु क्या है तो वायु यानी कि प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु प्रदूषण रोकने और वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बनाया गया। तीसरा पॉइंट है जल प्रदूषण यानी कि रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1976 जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए बनाया गया था। चौथा पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा हेतु इन कानूनों से प्रदूषण कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इनका पालन नागरिकों और संस्थाओं दोनों की जिम्मेदारी है। किसकी तो दोनों की जिम्मेदारी होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इंग्लिश के जो को आंसर है उसको देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर के प्रश्न क्या है। 15 नंबर के प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको स्पष्ट करने को कह रहे हैं। चलते हैं उत्तर की ओर।
पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वनों और वन्यजीवों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण, जल मृदा वायु का संतुलन और ऊर्जा संसाधनों का सही उपयोग शामिल है। यह शिक्षा छात्रों को सतत विकास की अवधारणा से परिचित कराती है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय स्तर पर यह वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और वन पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों के माध्यम से दी जा सकती है। पर्यावरण शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन शैली में बदलाव लाकर प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करती है। इसका उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन क्या, और अगला क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर के क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का महत्व बताइए। पियाजे के बारे में बोल रहे हैं। पियाजे साहब एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 चरणों में बांटा है। पहला है संवेदी गतिज, दूसरा है पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के समय बच्चे ठोस संचालन अवस्था में होते हैं, जहां वे ठोस वस्तुओं और अनुभव से सीखते हैं। इस सिद्धांत का महत्व यह है कि शिक्षक बच्चों को केवल मौखिक ज्ञान न दे करके उन्हें वास्तविक वस्तुओं, मॉडल, चित्र और गतिविधियों से जोड़े। बच्चों में तर्क शक्ति, तर्कशीलता और धीरे धीरे विकसित होती है, इसलिए कठिन अवधारणाओं को सरल उदाहरणों से समझाना चाहिए। पियाजे का सिद्धांत प्राथमिक शिक्षा को बालक केंद्रित, अनुभव आधारित और रोचक बनाने में सहायक है। इससे बच्चों का अधिगम अस्थायी और प्रभावी होता है। क्या होता है? तो अस्थायी होता है और काफी प्रभावी भी होता है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आप दे सकते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर के प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रावर्तिक पत्रिका क्या है? प्रावर्तिक पत्रिका का छात्रों के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में लिखने हैं। इसके महत्व के बारे में लिखेंगे। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर है प्रावर्तिक पत्रिका एक ऐसी पद्धति है जिसमें छात्र अपने अनुभव, विचार और सीखने की प्रक्रिया को लिखते हैं। इसका महत्व यह है कि इससे छात्रों में आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन की आदत विकसित होती है। यह उनकी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। छात्रों की विश्लेषण क्षमता और रचनात्मकता बढ़ती है। वे अपने सीखने के तरीकों को सुधार सकते हैं। शिक्षक भी इस पत्रिका के माध्यम से छात्रों की सोच और प्रगति को समझ सकता है। यह विधि छात्रों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार शिक्षार्थी बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। ठीक है ना? इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह आपको आंसर लिखने हैं जो कि इंग्लिश में दिए हुए हैं। इंग्लिश में इसी तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि 18 नंबर के प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि पर्यावरण शिक्षा के जो सिद्धांत है उसके जो संक्षिप्त परिचय है उसको देना है। चलते हैं उत्तर की ओर। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसके सिद्धांत इस प्रकार है। पहला पॉइंट को देख लेते हैं कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण कम करने पर बल देना। तीसरा पॉइंट की ओर देखते हैं कि शिक्षा को स्थानीय और वैश्विक समस्याओं से जोड़ना। चौथा पॉइंट है सतत विकास की अवधारणाओं को बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट है समस्या समाधान हेतु सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। छठा पॉइंट है शिक्षा केवल सिद्धांतात्मक न होकर व्यवहारिक होनी चाहिए ताकि छात्र वृक्षारोपण, स्वच्छता और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में सक्रिय भाग ले सके। इन सिद्धांतों का पालन करके पर्यावरण शिक्षा प्रभावी और जीवन उपयोगी बन सकती है। इस तरह आपको लिखने हैं। यह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह आपको आंसर देने हैं जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि कक्षा का संचालन में बच्चों के विचारों की समझ का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में लिखने हैं।
उत्तर की ओर चलते हैं कि कक्षा संचालन को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों के विचारों और मानसिक स्तर को समझना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षक छात्रों की रुचि, आवश्यकता और सोच को समझ लेता है तो वह उपयुक्त शिक्षण विधियां चुन सकता है। इससे छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और शिक्षा रोचक बनती है। बच्चों की समझ को ध्यान में रखकर पढ़ने से उनकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शिक्षक छात्र संवाद बेहतर होता है, जिससे अनुशासन स्वाभाविक रूप से बनता है। बच्चों के विचारों को महत्व देने से वे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनते हैं। इस प्रकार कक्षा प्रबंधन सफल और प्रभावी होता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में उत्तर देना चाह रहे हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 20 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि एक अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? एक अच्छी पर्यावरण अध्ययन, जिसे EBS बोलते हैं, कि पाठ्य पुस्तक में कई गुण होने चाहिए। पहला गुण को देख लेते हैं कि इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु सही, वैज्ञानिक और अद्यतन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें चित्र, आरेख, गतिविधियां और मानचित्र सम्मिलित हो। चौथा पॉइंट है यह छात्रों को आत्म अध्ययन और रचनात्मकता सोच के लिए प्रेरित करे। पांचवा पॉइंट है पुस्तक में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी स्थान दिया जाए। छठा पॉइंट इसमें स्थानीय परिवेश और वैश्विक दृष्टिकोण दोनों का संतुलन हो। सातवां पॉइंट है अभ्यास, प्रश्न और परियोजना कार्य शामिल हो ताकि छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिल सके। इस प्रकार एक अच्छी EBS पाठ्य पुस्तक शिक्षा का अधिक रोचक और प्रभावी बनाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, तो आप इस तरह इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए चलेंगे। 21 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेंगे वो क्या है। 21 नंबर के प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि माध्यमिक जो शिक्षा है और उनके जो उद्देश्य है उनको जो स्पष्ट करना है वो किस तरह करने हैं। उत्तर को देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा की तैयारी करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस स्तर पर शिक्षा लक्ष्य है। क्या है? तो शिक्षा एक लक्ष्य है और उसके जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बौद्धिक विकास, जिससे विद्यार्थी तर्कशील और विवेकपूर्ण बने। दूसरा है व्यवसायिक मार्गदर्शन, ताकि उन्हें भविष्य के लिए दिशा मिल सके। क्या मिल सके? भविष्य के लिए उसे एक दिशा मिल सके। तीसरा पॉइंट है नागरिक का विकास, यानी कि जिससे उसमें सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का बोध हो। चौथा पॉइंट को देखेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। पांचवा पॉइंट है नैतिक मूल्य और अनुशासन का निर्माण, यानी कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान, तकनीकी शिक्षा और सामाजिक चेतना प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह स्तर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के बीच सेतु का कार्य करता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में उत्तर देना चाहते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। 22 नंबर के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षा होता है और जो राष्ट्रीय विकास का जो संबंध है उसको स्पष्ट करना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। तो राष्ट्रीय विकास का आधार शिक्षा है। किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की योग्यता, कौशल और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। शिक्षा से वैज्ञानिक सोच, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास संभव होता है। यह सामाजिक समानता और न्याय को भी बढ़ावा देती है। एक शिक्षित समाज अंधविश्वास और संकीर्णता से मुक्त होकर लोकतंत्र को सशक्त बनता है। भारत में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में ने शिक्षा को विकास का प्रमुख साधन माना है। शिक्षा से श्रम शक्ति कुशल बनती है और उत्पादन बढ़ता है और राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। इस प्रकार शिक्षा और राष्ट्रीय विकास एक दूसरे के क्या है? तो एक दूसरे के पूरक है। इस तरह आपको लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर के प्रश्न क्या है? किशोर अवस्था की समस्याएं और उनके समाधान बताएं। यानी कि किशोर अवस्था जो होती है
उस अवस्था की जो समस्या है और उनके जो समाधान है उनके बारे में बताना है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष की आयु का वह चरण है, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग उम्र दी है, ठीक है ना। कोई 12 से 18 दिए हैं, कोई 13 से 19 दिए हैं। तो ठीक है ना, मैं मान के चलता हूँ 13 से 19 वर्ष की आयु का वह चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीव्र परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में कई समस्या सामने आती है। पहला है भावनात्मक अस्थिरता और चिड़चिड़ापन। दूसरा है पहचान और स्वतंत्रता की खोज, यानी कि जिसमें पहचान हो और स्वतंत्रता की खोज हो। तीसरा है साथियों के दबाव में गलत आदतों की ओर सुझाव, यानी कि इस अवस्था में गलत आदत बच्चे ढर लेते हैं, गलत संगत पकड़ लेते हैं साथियों के साथ। चौथा है पोषण और स्वास्थ्य की कठिनाइयां, ठीक है ना। अब पांचवा पॉइंट है करियर और भविष्य को लेकर चिंता। इन समस्याओं के समाधान के लिए परिवार और शिक्षक सकारात्मक मार्गदर्शन आवश्यक है। जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श सेवाएं, संतुलित आहार, व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा से किशोरों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। सही दिशा और सहयोग मिलने पर किशोर जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बन सकते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखने है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आंसर है। इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर के प्रश्न है कि शैक्षिक गतिविधियों का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेल कूद हो, वाद विवाद हो, नाटक, संगीत, चित्रकला और सामाजिक सेवा शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। यह छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। इनके माध्यम से आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। यह शैक्षिक गतिविधियां शिक्षा को रोचक और जीवन उपयोगी बनाती है। छात्रों में सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क की भावना उत्पन्न करती है। साथ ही तनाव कम करने और पढ़ाई को संतुलित बनाने में भी मदद करती है। यदि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित हो तो यह अधूरी रहती है, लेकिन शैक्षिक गतिविधियों से शिक्षा व्यवहारिक और सर्वांगीण बन जाती है। क्या होती है? जब शैक्षिक हो और गतिविधियों से शिक्षा क्या होता है? एक व्यवहारिक बन जाती है और सर्वांगीण बन जाती है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि मूल्य शिक्षा का महत्व बताइए, यानी कि मूल्य शिक्षा है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लिखने हैं। उत्तर आपको हिंदी में इस तरह लिखने हैं कि मूल्य शिक्षा विद्यार्थी में नैतिकता, ईमानदारी, सहयोग, करुणा और मानवता जैसे गुणों का विकास करती है। आज के युग में जब भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो मूल्य शिक्षा का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह छात्रों को अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती तथा भ्रष्टाचार, हिंसा और बुराइयों से दूर रखती है। विद्यालयों में प्रार्थना सभा, नैतिक कथाएं, समाज सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन के माध्यम से मूल्य शिक्षा दी जाती है। इसके बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देती है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब 26 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर के प्रश्न है शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है उसके बारे में स्पष्ट करने को कह रहे हैं। उत्तर को देखेंगे। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। वह केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, मित्र और आदर्श भी होता है। शिक्षक का मुख्य कार्य ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना तथा उन्हें जीवन के लिए तैयार करना। आधुनिक युग में शिक्षक को तकनीकी साधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि शिक्षा रोचक और प्रभावी बने। एक अच्छे शिक्षक में धैर्य, ईमानदारी होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए और प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षक का आदर्श आचरण विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए या बनने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। वयस्क शिक्षा का महत्व बताइए, यानी कि वयस्क जो शिक्षा होता है उसका क्या महत्व, उसके बारे में बताना है। उत्तर की तरफ चलते हैं कि वयस्क शिक्षा का उद्देश्य अशिक्षा और निरक्षरता
को दूर करना है। अशिक्षित वयस्क व्यक्ति समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं। वह शिक्षा उन्हें पढ़ने लिखने योग्य बनाती है और रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सामाजिक सुधार में सहायक होती है। यह लोकतंत्र में उनकी जागरूक भागीदारी सुनिश्चित करती है। भारत जैसे देश में जहां बड़ी संख्या में वयस्क अशिक्षित है, वहां वयस्क शिक्षा समाज को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रगतिशील बनाने में क्या होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर के जो प्रश्न उसको देख लेते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व बताएं। यानी कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करती है। यह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। शिक्षा भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और संकीर्णता को समाप्त करके समाज को जागरूक बनाती है। एक शिक्षित मतदाता सही नेतृत्व चुन सकता है और राष्ट्र को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। ये उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर के प्रश्न है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा का संबंध बताएं। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा का जो संबंध है उसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। तो राष्ट्रीय एकता किसी देश की शक्ति और शिक्षा इसका प्रमुख साधन है। शिक्षा छात्रों में भाईचारा, सहिष्णुता और समानता की भावना विकसित करती है। यह क्षेत्रीय जातिवाद और संकीर्णता को दूर करती है। विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय पर्वों को आयोजन, प्रार्थना सभा और सामाजिक सेवा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। शिक्षित नागरिक राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हैं। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। इस तरह आपको लिखने हैं। उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर के प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसी क्या क्या महत्व, इसके बारे में लिखने हैं। उत्तर को देख लेते हैं कि सीसी एक प्रणाली है जिसमें छात्रों का मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित न होकर पूरे वर्ष चलता रहता है। इसमें शैक्षिक उपलब्धियां के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां, व्यवहार, रचनात्मकता और भागीदारी भी शामिल होती है। इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा का दबाव कम होता है। यह छात्रों को केवल अंकों के आधार पर नहीं बल्कि उनके वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर आंकता है। इस प्रकार सीसी छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। इस तरह आपको लिखने है। उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये आंसर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह आप लिख सकते हैं। 31 नंबर के प्रश्न है कि समाज में शिक्षा क्या है। तो समाज में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उसकी जो समाज में जो शिक्षा की जो भूमिका है उसको स्पष्ट करना है। चलते हैं अब उत्तर की तरफ। इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह के आपको इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। अब उत्तर की तरफ चलते हैं। हिंदी में किस तरह उत्तर लिखने हैं। शिक्षा समाज का दर्पण और मार्गदर्शक दोनों है। यह अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करती है तथा समानता, न्याय और भाईचारों की भावना विकसित करती है। शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता प्रदान करती है। यह सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय विकास का साधन है। शिक्षित समाज ही प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बन सकता है। इसलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे के क्या है तो पूरक है। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अब उत्तर की तरफ। इंग्लिश में आपको इस तरह लिखने हैं। आंसर को इस तरह लिखने होंगे। अब चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको लिखना है। चलते हैं उत्तर के देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना है। यह स्तर छात्रों को उस शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करता है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं ज्ञान और तर्कशीलता का विकास। दूसरा पॉइंट है नैतिक मूल्य और अनुशासन की स्थापना। तीसरा पॉइंट है कि नागरिकता और जिम्मेदारी का बोध। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का संवर्धन। पांचवा पॉइंट है व्यावसायिक मार्गदर्शन। इस स्तर पर शिक्षा जीवन उपयोगी और रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आपको इस तरह उत्तर लिखने हैं।
अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आप लोग को 200 वर्ड में लिखने होंगे। हम लोगों ने सेक्शन ए की किया, सेक्शन बी को किया, अब सेक्शन सी क्यों करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो सेक्शन सी की जो है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सतत विकास। क्या है, तो सतत विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर की ओर देखते हैं। उत्तर क्या है, तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे किंतु भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे। आज के समय में यह अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जनसंख्या, बुद्धि, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संतुलन बिगाड़ दिया है। यानी कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। इस तरह आपको लिखने हैं। इसके लिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि उनका लाभ लंबे समय तक मिलता रहे। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। सतत विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और पुनर्चक्रण जैसे कदम उठाना आवश्यक है। शिक्षा की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा से ही लोगों का पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित की जा सकती है। यदि हम सतत विकास के सिद्धांतों को जीवन में अपनाएं तो हम आने वाली जो पीढ़ियाँ है को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण प्रदान कर सकते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। यह उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य है उनके बारे में वर्णन करना है। उत्तर की ओर देखते हैं। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल तथ्यों का ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है। आधुनिक युग में विज्ञान शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना आवश्यक है ताकि यह समाज और राष्ट्र के प्रति प्रगति में सहायक हो सके। विज्ञान शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है छात्रों में अवलोकन यानी कि प्रयोग और विश्लेषण की आदत विकसित करना। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। जीवन की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग कर ज्ञान देना। चौथा पॉइंट है अंधविश्वास यानी कि अंधविश्वास, कुरीतियों और मिथकों को दूर करना। क्या है, कुरीतियों और मिथकों को दूर करना। पांचवा पॉइंट है तकनीकी विकास और नवाचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षण से जिज्ञासा, रचनात्मकता और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। यह छात्रों को केवल परीक्षा पास करने योग्य नहीं बनाता बल्कि जीवन की वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करता है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक, विवेकशील और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। इस तरह आपको लिखने। चलते हैं इंग्लिश में जो उत्तर लिखना है, जो आंसर लिखना है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट बाय पॉइंट है, पॉइंट को भी देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तीसरा नंबर के क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि वैश्वीकरण का जो शिक्षा पर प्रभाव है उसको स्पष्ट करना है। चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर क्या है, वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में गहराई से प्रभावित किया है। इसका अर्थ है विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ना। शिक्षा में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। पहला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और छात्र विनिमय कार्यक्रमों की वृद्धि। दूसरा है डिजिटल शिक्षा यानी कि ऑनलाइन कक्षा और तकनीकी साधनों का प्रसार। तीसरा है रोजगार यानी कि उन्मुख शिक्षा का महत्व। इस तरह आपको लिखने हैं। विश्वसनीय प्रतियोगिता और अवसरों का पहुंच। अब नकारात्मक जो प्रभाव उसको देख लेते हैं। पहला है कि शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण। दूसरा है ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच असमानता बढ़ना। तीसरा पॉइंट के देख लेते हैं कि बच्चा शिक्षा महंगी होना। क्या है, उच्च शिक्षा महंगी होना। क्या है, उच्च शिक्षा क्या हो रहा है, तो महंगी होना। चौथा है स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक मूल्यों पर खतरा। इसलिए शिक्षा प्रणाली को ऐसा संतुलन बनाना चाहिए कि वैश्वीकरण से मिलने वाले अवसरों का लाभ मिले और साथ ही मानवीय मूल्यों, सामाजिक
नया और सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहे। इस तरह आपको लिखने हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों को इस तरह लिखने हैं जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से करने हैं आंसर के साथ। अब चलते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं कि शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि शिक्षक की जो भूमिका है उसके बारे में वर्णन करना है। चलते हैं उत्तर की ओर। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और उनकी भूमिका बहुआयामी होती है। यह केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। शिक्षक की मुख्य भूमिका इस प्रकार है। पहला पॉइंट है ज्ञानदाता, विषय को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना। दूसरा पॉइंट है मार्गदर्शक, यानी कि छात्रों को जीवन में सही दिशा देना। तीसरा पॉइंट है प्रेरक, यानी कि उनमें आत्मविश्वास और नैतिक मूल्य का विकास करना। चौथा पॉइंट है परामर्शदाता, यानी कि छात्रों की समस्या को समझना और समाधान देना। पांचवा पॉइंट है समाज सुधारक, शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाना। आधुनिक युग में शिक्षक तकनीकी साधनों का उपयोग कर शिक्षा को अधिक रोचक और प्रभावी बना रहा है। वह विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और अनुसंधान की भावना की ही जगाता है। इस तरह आपको लिखना है। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि एक आदर्श मार्गदर्शक और समाज निर्माता के रूप में कार्य करता है। इस तरह आपको लिखने हैं। ये इंग्लिश उत्तर जो है ना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आंसर इस तरह आप लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। मैंने हर एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे तरीके से समझ में आए बच्चे किस तरह के और किस ढंग से लिखे हैं, सजा करके। इस तरह आपको लिखने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बताइए। उत्तर की तरफ चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज के समय में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में पढ़ाई का आसान और रोचक बना दिया है। क्या बना दिया? प्लेटफॉर्म आसान बना दिया, रोचक बना दिया। इंटरनेट के माध्यम से अभी जो आप कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं ना, ये क्या है? तो एक रोचक बना दिया है, इसे ई लर्निंग बोलते हैं। आईसीटी का महत्व निम्नलिखित है। पहला है सुगम शिक्षा, यानी कि ऑनलाइन क्लास और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी पढ़ सकता है डिजिटल माध्यम से। दूसरा है दृश्यनात्मक अधिगम, यानी कि वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स कठिन विषयों को सरल बना देते हैं। तीसरा पॉइंट है समय। क्या है? समय और धन की बचत, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा से परिवहन और किताबों पर खर्च कम होता है। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन में पारदर्शिता, परीक्षाएं और परिणाम डिजिटल रूप में अधिक निष्पक्ष होते हैं। पांचवा पॉइंट है वैश्विक संपर्क, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक विश्व स्तर पर आपस में जुड़ सकते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। हालांकि तकनीक का दुरुपयोग और डिजिटल असमानता चुनौतियां हैं, फिर भी आईटी शिक्षा को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाने का सबसे बड़ा साधन है। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों को देख लेते हैं इंग्लिश में किस तरह लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को करने हैं अच्छे तरीके से, सॉल्यूशन के साथ करने हैं। 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व बताइए, यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। लोकतंत्र की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। शिक्षा व्यक्ति को न केवल पढ़ना लिखना सिखाती है बल्कि उसे अधिकारों और कर्तव्यों का भी बोध कराती है। इस तरह आपको लिखने हैं। लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व, पहला है यह नागरिकों को मतदान के महत्व को समझने योग्य बनाती है। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। तीसरा है नागरिकों में सहिष्णुता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और संकीर्णता को कम करती है। पांचवा पॉइंट है राष्ट्र की एकता और प्रगति में योगदान देती है। शिक्षा के बिना लोकतंत्र अधूरा है और कमजोर हो सकता है, जबकि शिक्षित समाज लोकतंत्र को मजबूत और जीवंत बनाए रखता है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए किस तरह आप लोग को लिखने हैं। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। या राष्ट्रीय एकता में जो है ना शिक्षा की जो भूमिका है वो क्या है उसके बारे में लिखना है।
भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाला देश है। ऐसी विविधता में राष्ट्रीय एकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है और इसमें शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, शिक्षा छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट है, यह विभिन्न भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच आपसी सम्मान और सहिष्णुता बढ़ाती है। तीसरा है, संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान सरकार राष्ट्रीय जिम्मेदार की भावना जागृत करती है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्वों, महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ाकर एकता की भावना मजबूत करती है। शिक्षा जातिवाद, संकीर्णता और क्षेत्रवाद को कम करती है। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। यह केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती है। यह शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों पर बल दिया जाए ताकि भारत एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बन सकता है। ठीक है ना? इस तरह आपको लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं आप इस तरह लिख सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, हर पॉइंट को देखने हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर के प्रश्न है कि स्वास्थ्य की समस्या और उनके समाधान बताइए। यह क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर एक बार रिपीट हो गए तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर क्या है? तो किशोर अवस्था जीवन का वह चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तेजी से परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में कई समस्या भी सामने आती है। समस्या है, देख लेते हैं कौन सी समस्या आती है। पहला है भावनात्मक अस्थिरता और चिड़चिड़ापन। दूसरा है पहचान और स्वतंत्रता की खोज। तीसरा है साथियों के दबाव में गलत आदतों की ओर झुकाव। चौथा है पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां। पांचवा है करियर और भविष्य को लेकर चिंता समाधान। परिवार, पहला पॉइंट है समाधान की, उनका क्या समाधान है? तो परिवार और शिक्षक का सकारात्मक मार्गदर्शन आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट है संतुलित आहार, व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा। चौथा पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियां। पांचवा पॉइंट है सुरक्षित और सहयोगी सामाजिक वातावरण। यदि किशोरों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो वे स्वस्थ, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इस तरह आपको लिखने हैं। यह आंसर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इस तरह आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन इस तरह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की कि शिक्षा और समाज के संबंध स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षा होते हैं और जो समाज होते हैं उसके संबंध क्या है, उनको स्पष्ट करना है। उत्तर की ओर देखते हैं कि शिक्षा और समाज का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है। शिक्षा समाज का प्रतिबिंब होती है और समाज शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है। शिक्षा का कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों को तैयार करना है। यह संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को सुरक्षित रखकर उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। शिक्षा के बिना समाज स्थिर और जड़ बन जाता है, जबकि शिक्षा से सामाजिक प्रगति और परिवर्तन संभव होता है। पहला है शिक्षा सामाजिक असमानता, अंधविश्वास और कुरीतियों को कम करती है। दूसरा पॉइंट है समानता, न्याय और सहिष्णुता का आधार बनती है। शिक्षा समाज में सहयोग, भाईचारे और एकता की भावना विकसित करती है। चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा समाज को सुधारती है और समाज शिक्षा को दिशा देती है। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं इंग्लिश वाले बच्चों को किस तरह लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में इस तरह आप लिख सकते हैं। 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि महिला शिक्षा का महत्व और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि महिला जो होता है उस महिला शिक्षा का क्या महत्व है और जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है उसके बारे में बताना है। उत्तर को लिखेंगे महिला शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। कहा गया है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यानी कि जब एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो एक ही होता है, लेकिन जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा, यानी कि उनके जो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी, वो भी शिक्षित बनते हैं। ठीक है ना? किससे? तो महिला से। और उनके जो महत्व उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षित महिला परिवार के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखती है। दूसरा है वह बच्चों को, यानी कि वह बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
तीसरा है कि महिला शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का साधन है। चौथा पॉइंट, यह समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देती है। अब वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत में महिला शिक्षा की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई, यानी कि पहले की जो तुलना है उन महिला स्थिति की तुलना काफ़ी बेहतर हुई है, काफ़ी सुधार आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं से विद्यालयों और कॉलेजों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। फिर भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ धर्म, कुछ जाति के ऐसे लोग हैं जो कि जाति, धर्म और पिछड़ेपन, गांव के जो पिछड़ेपन है उनकी वजह से वो भी अभी अशिक्षित है। यानी कि लड़कियां भी अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित ही, अवंचित ही देखने को आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है, पहले के मुकाबले वर्तमान समय काफ़ी सुधार हुआ है महिलाओं के प्रति। यह इंग्लिश आंसर है, जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उनकी क्या कमी है, उनके बारे में वर्णन करना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, किंतु इसमें अनेक कमियां भी है। पहला है रटने की प्रवृत्ति। शिक्षा अभी भी परीक्षा केंद्रित है, जिसमें छात्रों की रचनात्मकता, नवाचार क्षमता दब जाती है। दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा का अभाव, यानी कि अधिकांश विषयों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक और कौशल आधारित शिक्षा की कमी है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ग्रामीण शहरी असमानता, यानी कि गांव में विद्यालयों की स्थिति खराब है, शिक्षक और संसाधन की कमी है। यानी कि स्कूल तो हो लेकिन शिक्षक की कमी है, कहीं संसाधनों की कमी है। ठीक है। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम का बोझ, यानी कि छात्रों पर अधिक विषयों और अनावश्यक जानकारी का बोझ डाला जाता है। पांचवा पॉइंट है रोजगार से असंबद्ध शिक्षा, यानी शिक्षा पूर्ण करने के लिए बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। यानी पढ़ तो लेते हैं, उन फील्ड में टेक्निकल डिग्री हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार में काफ़ी परेशानी आती है और उस समस्या का समाधान भी नहीं मिल पाता है, जल्दी रोजगार नहीं मिल पाता है। तो समाधान के रूप में शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक तकनीक और रोजगार उन्मुख बनाना आवश्यक है। साथ ही डिजिटल साधनों का उपयोग कर और कौशल विकास पर बल देना चाहिए, यानी कि रोजगार के जो उन्मूलन है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं, किस तरह आपको इंग्लिश में लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। शिक्षा में शैक्षिक गतिविधियों का महत्व लिखें, यानी कि शिक्षा में जो शैक्षिक गतिविधियां है उसके क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेल, वाद विवाद, नाटक, संगीत, कला और साहित्यिक प्रतियोगिताएं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यह आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क की भावना उत्पन्न करती है। तीसरा पॉइंट है यह तनाव कम करती है और पढ़ाई को रोचक बनाती है। चौथा पॉइंट को देखते हैं, छुपी हुई प्रतिभा और रचनात्मकता को सामने लाती है। पांचवा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक अनुभव और जिम्मेदारी का बोध कराती है। इस तरह आपको लिखने हैं। यदि केवल शिक्षा पुस्तक तक सीमित हो तो यह अधूरी रहती है। शैक्षिक गतिविधियां शिक्षा को जीवन उपयोगी और संतुलित बनाती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इनका विशेष महत्व है। इस तरह आपको लिखने हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं इस तरह आपको लिखने होंगे। तेरह नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न क्या है? शिक्षा में खेल और शारीरिक गतिविधियों का महत्व क्या है, महत्व स्पष्ट कीजिए। चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर क्या है? शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी है। एक दृष्टि से खेल और शारीरिक गतिविधियां का अत्यधिक महत्व है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। खेल शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। दूसरा पॉइंट अनुशासन और टीम वर्क। खेल अनुशासन, धैर्य और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। तीसरा पॉइंट है तनाव निराकरण। नियमित खेल मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट को देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है नेतृत्व और आत्मविश्वास, यानी कि खेलों से नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है सर्वांगीण विकास। यह शिक्षा को संतुलित और व्यवहारिक बनाते हैं।
विद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं और शारीरिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों को जिम्मेदार और स्वस्थ नागरिक बनाते हैं। अतः खेल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है और शिक्षा में का समावेश अनिवार्य है। क्या है? तो समावेश अनिवार्य है। यह आंसर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर के कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा की भूमिका बताएं, यानी कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा की क्या भूमिका है उसको बताना है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्थान सर्वोच्च माना गया है। प्राचीन काल से ही शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रही है, बल्कि यह नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक मूल्यों का आधार रही है। भूमिका क्या है उसके बारे में लिखना है। पहला पॉइंट देख लेते हैं कि शिक्षा ने वेद यानी कि उपनिषद, महाकाव्य और साहित्य को संरक्षित किया है। दूसरा है पॉइंट है यह धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक साधना का माध्यम बनी है। तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षा ने कला, संगीत और वास्तुकला के विकास को बढ़ावा दिया है। चौथा पॉइंट है यह समाज में संस्कार, अनुशासन और कर्तव्यबोध लाती रही है। पांचवा पॉइंट, आधुनिक काल में शिक्षा भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रही है। इस तरह आपको लिखने हैं। आज भी शिक्षा का मुख्य साधन है, यह नई पीढ़ी को परंपराओं से जोड़ती है और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इस तरह आपको इंग्लिश में आंसर लिखने, इस तरह आप लिखिएगा तो अच्छे से पूरे नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा का क्या भूमिका है उसके बारे में वर्णन करना है। चलते हैं उत्तर की ओर। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या मानव अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इन चुनौतियों से निपटने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, पहला पॉइंट है शिक्षा छात्र और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करती है। दूसरा पॉइंट है यह वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा बचत जैसे उपाय सिखाती। तीसरा पॉइंट है विज्ञान और तकनीक के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण की जानकारी देती है। इस तरह आपको लिखने हैं। चौथा पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करती है। पांचवा पॉइंट है शिक्षा से नागरिकों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना आती है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बने। यदि शिक्षक के माध्यम से समाज जागरूक हो तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण छोड़ पाएंगे, ठीक है ना। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं आप इस तरह लिख सकते हैं। अब चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में लिखना है। उत्तर की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, व्यवहारिक और कौशल उन्मुख बनाना है। मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में है। पहला पॉइंट है नया 5+3+4 यानी कि शैक्षिक ढांचा लागू करना। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानिक भाषा में देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यवसायिक और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर। चौथा पॉइंट है उच्च शिक्षा में बहुविषयक विकल्प और लचीलापन। इस तरह आपको लिखने हैं। पांचवा पॉइंट है डिजिटल शिक्षा और तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। छठा पॉइंट है शोध और नवाचार को प्रोत्साहन। सातवां पॉइंट है शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यह नीति भारत को ज्ञान आधारित और आत्मनिर्भर समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह आपको लिखने हैं। आंसर की तरफ चलते हैं। इस तरह आपको आंसर लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। 17 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा में मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन का महत्व बताइए। इसके बारे में लिखना है। यह क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब उत्तर की ओर चलते हैं। हिंदी में जो उत्तर है, मूल्य शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। आधुनिक भौतिकवादी युग में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ गई क्योंकि केवल बौद्धिक ज्ञान से समाज स्वस्थ नहीं बन सकता। महत्व इसका क्या है उसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट है
यह ईमानदारी, सत्य और अहिंसा जैसी आदर्शों को सिखाती है। दूसरा पॉइंट है छात्रों में सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना विकसित करती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा और भेदभाव को कम करती है। यह छात्रों को जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाती है। पांचवा पॉइंट है मूल्य शिक्षा जीवन को सार्थक और संतुलित बनाती है। इस तरह आपको लिखने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। विद्यालय में प्रार्थना, नैतिक कहानियां, समाज सेवा और अनुशासनात्मक गतिविधियां मूल्य शिक्षा के व्यवहारिक रूप है। अतः शिक्षा में मूल्य शिक्षा में का समावेश करना अनिवार्य है ताकि विद्यार्थी केवल विद्वान ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बने। ठीक है ना, इस तरह आपको लिखने हैं। आंसर आप लोगों को इस तरह लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। 18 नंबर के प्रश्न क्या है? शैक्षिक भ्रमण का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में महत्व स्पष्ट करने को कह रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, उत्तर को देख लेते हैं। शैक्षिक भ्रमण शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें छात्रों को कक्षा से बाहर वास्तविक वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का व्यवहारिक साधन है। महत्व को समझेंगे। महत्व क्या है? पहला पॉइंट को देखेंगे, छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। यह पाठ्य पुस्तक वस्तुओं को जीवंत और रोचक बनाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिकता, सहयोग और अनुशासन की भावना विकसित होती है। इतिहास, भूगोल और विभाजन विज्ञान जैसे विषयों की गहरी समझ मिलती है। इस तरह आपको लिखने हैं। पांचवा पॉइंट है यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। शैक्षिक भ्रमण छात्रों में जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति जगाता है। शिक्षक यदि भ्रमण को सही ढंग से योजनाबद्ध करे तो यह कक्षा की पढ़ाई को व्यवहारिक रूप से मजबूत करता है। इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण शिक्षा को जीवन उपयोगी और व्यवहारिक बनाने का सबसे प्रभावी साधन। इस तरह आपको लिखने हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। 200 वर्ड में दिया गया है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधी समस्याएं और समाधान बताइए। ठीक है ना, चलते हैं उत्तर की तरफ। वंचित वर्गों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है। इनकी शिक्षा में कई कठिनाइयां आती है। उनकी जो समस्या है वो क्या क्या है उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है ना, पहला है गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों का स्कूल छोड़ना, यानी कि जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, आर्थिक जो कमजोरियां है उस वजह से वो क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं और काम काज करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, विद्यालयों की कमी और दूरी। कहीं कि ऐसा होता है कि विद्यालयों की कमी होती है और दूरी काफी अधिक होती है, इस वजह से भी छोड़ते हैं। तीसरा है भाषा और सांस्कृतिक भिन्नताओं से सीखने में कठिनाइयाँ। जो सांस्कृतिक भिन्नता है उसकी जो कठिनाई है उससे भी छोड़ देते हैं। सामाजिक भेदभाव और हीन भावना। पांचवा पॉइंट, अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता। अब समाधान क्या है उसको देख लेते हैं। तो मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और पोषण योजना है। दूसरा पॉइंट है स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा। तीसरा पॉइंट, दूर दराज क्षेत्रों में विद्यालय और आवश्यक मुश्किल की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है जागरूकता अभियान और प्रेरणा कार्यक्रम। पांचवा पॉइंट है सकारात्मक भेदभाव और विशेष प्रशिक्षण। इस तरह आपको लिखने हैं। यदि सरकार, समाज और शिक्षक मिलकर कार्य करे तो वंचित वर्गों की शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं इंग्लिश में। इस तरह आपको लिखने हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश में इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। 20 नंबर के प्रश्न है वो क्या है, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन का महत्व और सीमाएं बताएं। यानी कि दूरस्थ शिक्षा का जो महत्व है और जो सीमाएं हैं उनके बारे में बताना है, उनके बारे में वर्णन करना है, उनके बारे में स्पष्ट करना है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर क्या है, दूरस्थ शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी घर बैठे पत्राचार, ऑनलाइन माध्यम या रेडियो टीवी द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। इसका महत्व आधुनिक युग में बहुत बढ़ गया है। यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से जो अभी वर्तमान समय में काफी बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करते हैं और उसके लिए क्या है, तो एक आसान और महत्वपूर्ण साधन बन गया है। यानी कि उसके लिए एक आसान साधन है जिससे आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, उनके महत्व को समझेंगे। क्या महत्व है, कामकाजी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो कि शहर में जो
ट्यूशन वगैरह जो होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही जब इंटरनेट के साधन होता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सिर्फ इंटरनेट का साधन हो, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक साधन है समय और स्थान की स्वतंत्रता। यह क्या है, समय बचाता है और स्थान की स्वतंत्रता होता है। कम खर्च में उच्च शिक्षा का अवसर होता है, यानी कि इसमें कम खर्चा होता है और उच्च शिक्षा मिलता है। शिक्षा का प्रसार और लोकतांत्रिकरण, ठीक है ना, इस तरह लिखने हैं। उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है उसको देखेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष संपर्क अभाव। दूसरा पॉइंट है आत्म अनुशासन और प्रेरणा की कमी से पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रायोगिक विषयों में कठिनाई, इस तरह आपको लिखने हैं। चौथा पॉइंट है तकनीकी साधनों पर अधिक निर्भरता। पांचवा पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना कठिन। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा सुलभ और व्यापक हुई, किंतु इसे प्रभावी बनाने के लिए तकनीक, परामर्श और मूल्यांकन की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। इस तरह आपको लिखने हैं। यह उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शिक्षक और अभिभावक के मध्य सहयोग का महत्व बताएं, यानी कि शिक्षक जो होते हैं और जो अभिभावक होते हैं उसके मध्य सहयोग क्या है, इसके बारे में महत्व को बताना है। उत्तर की ओर चलते हैं कि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही बच्चे के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि दोनों के बीच सहयोग और समन्वय हो तो बच्चे की शिक्षा और व्यक्तित्व का विकास अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। उनके महत्व को समझेंगे। पहला पॉइंट है समग्र विकास। शिक्षक विद्यालय में शिक्षा देते हैं और अभिभावक घर घर पर उसका अभ्यास सुनिश्चित करते हैं। दूसरा पॉइंट है समस्याओं का समाधान। यदि छात्र को कोई शैक्षिक या व्यवहारिक समस्या हो तो संयुक्त प्रयास से उसका समाधान संभव है। तीसरा पॉइंट है निरंतर प्रगति पर निगरानी। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। इस तरह आपको लिखने। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है अनुशासन और आदतें। घर और विद्यालयों में समान नियम होने से बच्चे में अनुशासन आता है। पांचवा पॉइंट है प्रेरणा और उत्साह, यानी कि अभिभावक और शिक्षक दोनों के प्रोत्साहन से बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार शिक्षक अभिभावक सहयोग शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो विद्यार्थी को जिम्मेदार और सफल नागरिक बनाने में या बनने में मदद करते हैं या करता है। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि वयस्क शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी कि वयस्क शिक्षा जो होता है उसके जो महत्व है उसको स्पष्ट करना है। चलते हैं उत्तर की ओर। भारत जैसे विकासशील देश में वयस्क शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि अब भी बड़ी संख्या में वयस्क अशिक्षित है। महत्व को समझेंगे। साक्षरता में वृद्धि, यानी कि वयस्क शिक्षा निरक्षरता को कम करती है। दूसरा पॉइंट है रोजगार के अवसर, यानी कि शिक्षित वयस्क बेहतर रोजगार और आजीविका पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार। शिक्षा से अंधविश्वास और कुरीतियां का अंत होता है। चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक भागीदारी, यानी कि शिक्षित वयस्क मतदान और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। पांचवा पॉइंट है पारिवारिक और सामाजिक विकास, यानी कि शिक्षित अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। सरकार ने साक्षर भारत अभियान और वयस्क शिक्षा केंद्रों के माध्यम से इस दिशा में कार्य किया। वयस्क शिक्षा समाज को प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख साधन है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। इस तरह आप लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका बताएं, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन है। यह व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलकर पूरे समाज को प्रगतिशील बनाती है। भूमिकाएं क्या है उसको समझना है। पहला है जागरूकता का प्रसार, यानी कि शिक्षा लोगों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। दूसरा है कुरीतियों का अंत, यह अंधविश्वास, बाल विवाह और जातिवाद जैसी कुरीतियों को कम करती है। तीसरा पॉइंट है समानता और न्याय, यानी कि शिक्षा लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। चौथा पॉइंट है आर्थिक प्रगति, शिक्षा से रोजगार और कौशल प्राप्त
कर समाज आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। 5वां पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्य, यानी कि शिक्षा सहिष्णुता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना उत्पन्न करती है। सही अर्थों में शिक्षा समाज को अस्थिर नहीं बल्कि गतिशील बनाती है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का आधार माना जाता है। इस तरह आपको लिखने हैं। यह आंसर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि सर्व शिक्षा जो अभियान है उनके जो उद्देश्य है उनके बारे में वर्णन करना है। उत्तर की तरफ चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। उनके उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नामांकन सुनिश्चित करना। क्या है? नामांकन को सुनिश्चित करना है। दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। तीसरा है लड़कियों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथा पॉइंट है विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं जैसी भवन, शौचालय और पेयजल होनी चाहिए। 5वां पॉइंट को देखते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और ड्रॉप आउट कम करना। 6ठा पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय निकायों की भागीदारी। इस अभियान ने शिक्षा के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना एक चुनौती है। क्या है? तो एक चुनौती हो गया। यह उत्तर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर ये क्वेश्चन है, शिक्षा में नैतिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में लिखना है। उत्तर की ओर चलते हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छे आचरण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और मानवता जैसे गुणों का विकास करना है। आधुनिक युग में जहाँ भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है यहाँ वहाँ नैतिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब महत्व को लिखना है। चलते हैं पॉइंट की तरफ। यह छात्रों को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। दूसरा पॉइंट है जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण का भाव लाती है। तीसरा पॉइंट है नैतिक शिक्षा समाज में सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। चौथा पॉइंट है यह भ्रष्टाचार, हिंसा और अपराध जैसी बुराइयों को रोकने में सहायक होती है। 5वां पॉइंट को देख लेते हैं। छात्रों को आदर्श नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। विद्यालय स्तर पर प्रार्थना सभा, नैतिक कथाएं, समाज सेवा, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन और अनुशासनात्मक कार्यक्रम नैतिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप में लागू करता है। इस प्रकार नैतिक शिक्षा का वह अंग है जो छात्रों को केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बनाती है। इस तरह आपको लिखने हैं। अब आंसर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो आंसर देना चाहते हैं इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह आपको लोग लिखने हैं। आप लोगों को इंग्लिश में इस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है ना? इस तरह आपको लिखने हैं। मैंने हर एक क्वेश्चंस को बताया है, हर एक क्वेश्चंस को सेक्शन वाइड में डिवाइड किया है। 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं जो आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को 8 नंबर के पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्न को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं जो कि आप लोग के एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगर जिन बच्चों को चाहते हैं कि हम अच्छा परसेंटेज बना चाहते हैं, 80-90%, 70% लाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर हमने 4 सेट जो नोट्स बनाए वो भी ले सकते हैं। बस अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए पेपर कोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।